Hello students of 8th class. Last week students I was uploaded that video chapter number 6 संधि. पाठ का नाम था संधि. ग्रामर में उद्बोधन में हमने आपको पाठ 6 का वीडियो दिया था और इस वीक बच्चों हम आपको समास नामक पाठ का वीडियो अपलोड करेंगे और हम पाठ को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, एक्सरसाइज भी आपको करके इसमें दिखाएंगे और सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर पाठ को समझें और एक्सरसाइज को भी करें और लर्न करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पाठ नंबर 7 समास। बच्चों क्लास 7th में भी आपने समास पढ़ा है, हमने पढ़ाया है, मीन्स हिंदी के और टीचर्स ने भी पढ़ाया है। तो देखिए आज हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। समास क्या होता है? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों को के मेल को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद को हम मिलाते हैं और वो मीनिंगफुल बनाते हैं तो वो भी समास होता है। समास की प्रक्रिया से जो शब्द बनते हैं उन्हें समस्त पद कहते हैं। जैसे महादेव, ग्राम, गत। ये इसमें एक शब्द ग्राम था, एक शब्द गत था, इसमें एक महा था, एक देव था, दोनों को मिला के समास बनाए, समस्त पद हो गया, मीन्स पूरा जुड़ गया है। समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह माने बच्चों अलग करना, तो समास विग्रह करते हैं। यहाँ पे इन्होंने उदाहरण में दिखाया है राह, खर्च, है ना। इसी तरह हम महादेव का भी अलग कर सकते हैं, महादेव। तो इस तरह से ये विग्रह हो जाता है। समास विग्रह के दो पद होते हैं। इसमें पहला पद जो होता है पूर्व पद जिसे कहते हैं, दूसरा पद कहलाता है। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा टॉपिक आता है समास के भेद। क्या पॉइंट आया? समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? समास के हमारे विद्वानों ने बच्चों 4 भेद बताए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। ये 4 समास हैं। तो सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास को डिटेल में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास जैसा नाम है वैसा ही ये समास है। ध्यान से देखिए आप, नाम है अव्ययी भाव। अव्यय, अव्यय वो होता है, हमने पहले भी ग्रामर में पढ़ा है कि जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जिसमें कोई विकार नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जो हमेशा हर स्थिति में एक से होते हैं वो अव्यय होते हैं। तो अव्यय से जो समास पद बनते हैं उनको अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें आप बुक इस लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है। इसमें समस्त पद लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से नहीं बदलता। अर्थात हमने आपको बताया कि किसी भी स्थिति में नहीं बदलता, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, किसी भी स्थिति में उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं, भर पेट। ठीक है, भर हमेशा भर ही रहेगा और इसमें कोई, क्योंकि इसका इन्होंने बताया ना कि पहला पद जो होता है वो हमेशा अव्ययी रहता है। तो अव्यय है, भर अव्यय है, इसलिए इसमें कभी कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इन्होंने एक हमें छोटा सा चार्ट दिया है। इस चार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने बहुत सारे शब्दों के हमें समस्त पद और उसके विग्रह भी दिखाए हैं। जैसे घर घर, प्रत्येक घर। घर घर अगर आता है और हमें विग्रह करने के लिए आता है तो हम प्रत्येक घर में लिखेंगे, और प्रत्येक घर में आता है हमें समस्त पद बनाने को कहा जाएगा तो हम घर घर लिखेंगे। अनजाने, बिना जाने, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा संभव, जैसा संभव हो। और नेक्स्ट कॉलम में भी इसी प्रकार है, जैसे प्रत्येक, एक एक, निडर, बिना डर के, कानों कान, कान ही कान में, आजीवन, जीवन भर, आमरण, मृत्यु तक, बेकाबू, बिना काबू के, आजन्म, जन्म से लेकर। इसमें आप समस्त पद में पहला पार्ट आप देख सकते हैं, ये सारे ही अव्यय हैं। अब बच्चों हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमारी विभक्तियां भी रहती हैं, विभक्तियों पे ये डिपेंड होता है। तो इसमें देखिए हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। 2 पद है ना, एक प्रथम पद है, प्रथम पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। तो जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है इसमें, दूसरा पद प्रधान होता है जिसे उत्तर पद कहा जाता है। और समस्त पद बनाते समय इनके बीच में विभक्ति का लोप हो जाता है। इनके बीच में जो विभक्ति होती है वो उसमें
लुप्त हो जाती है। तो जैसे ये आपको उदाहरण दिखाएंगे, नेक्स्ट पेज पर हम लोग पहुंचते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, जैसे देखिए आप, इन्होंने दिखाया रसोई घर। तो रसोई घर में जब हमने विग्रह किया तो रसोई के लिए घर अर्थात चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक, तो यहाँ पे इसकी विभक्ति का लोप हो गया, इसलिए रसोई घर हुआ। तो ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार कामचोर है, काम से जू चुराने वाला अर्थात अपादान, यहाँ पे अपादान कारक का लोप हो गया है पंचमी विभक्ति का, इसलिए ये आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ऐसे इन्होंने और भी दिखाया है, शरणागत, आप बीती, ये सब भी इसी के जैसे। आप बीती में आप पर बीती, ये आपका सप्तमी विभक्ति हो गई, और शरणागत शरण में आया, ये आपका भी सप्तमी विभक्ति हो गया। अब बच्चों तत्पुरुष समास के भी भेद हैं, उन्हें जान लेते हैं। क्या भेद हैं? 2 भेद हैं तत्पुरुष समास के, कर्मधारय समास और द्विग समास। कर्मधारय समास पहले देखते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसके दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसके जो दोनों पद होते हैं उसमें एक विशेषण एक विशेष्य होगा या एक उपमेय या उपमान होगा, ऐसा होता है। तो जैसे देखिए हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, इसमें काली हो गया विशेषण और मिर्च हो गया विशेष, तो ये आपका कर्मधारय समास है। लाल किला, लाल है जो किला, इसमें लाल हो गया विशेषण और किला हो गया विशेष। इसी तरह महापुरुष है, महान है जो पुरुष, अर्थात महान हो गया विशेषण और पुरुष हो गया विशेष। इसी प्रकार उपमेय वाला भी देखिए आप, मृग नयन, मृग माने मृग के समान, नयन, नयन की उपमा दी गई है। उपमेय क्या है, मृग है, और उपमा किससे दी गई है, मृग से दी गई है, और उपमेय क्या है, मृग है। तो इस प्रकार नयन है, इस प्रकार से ये कमल नेत्र, कमल के समान नेत्र, ये आपका उपमेय और उपमान वाला हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर पर, सेकंड मतलब तत्पुरुष के सेकंड भेद पर, द्विग समास। द्विग समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जो पहला पद होता है इसमें बच्चों आप देख सकते हैं, ये संख्यावाचक होता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति, जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह, ये आपका हो गया तत्पुरुष समास का सेकंड पार्ट। अब हम लोग पहुंचते हैं थर्ड नंबर पे, जो बहुब्रीहि समास था। बहुब्रीहि समास का डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। इस समस्या में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद ही प्रधान होता है, बल्कि तीसरा पद जाके प्रधान होता है जो उसकी मीनिंग निकालता है। जैसे इसमें है 2 पद हैं, उदाहरण में आप देख सकते हैं 10 मुख, इसमें 10 और मुख कोई सा भी प्रधान नहीं है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तब निकल के आता है इसका तीसरा पद अर्थात अन्य पद। क्या है, 10 मुख हैं जिसके, तो तीसरा क्या निकल गया, रावण। किसके 10 मुख हैं, रावण के। तो 10 मुख हैं जिसके अन्य पद में निकल के आया रावण। तो इस तरह का जो विग्रह होता है ये आपका बहुब्रीहि समास होता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, ये आपका बच्चों बहुब्रीहि समास होता है। इसी प्रकार इसमें आप नीलकंठ देख सकते हैं, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु भगवान। पंकज, पंकज में कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, पंक में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। इसके बाद 4th नंबर पे द्वंद्व समास आता है। द्वंद्व समास में क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होते हैं, दोनों पद समान महत्व रखते हैं। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का समान महत्व होता है, लेकिन इसके बीच में से समुच्चय बोधक का लोप रहता है। यहाँ आप उदाहरण में आके देख सकते हैं, जैसे सुख दुख, तो सुख और दुख समान महत्व रखते हैं, समानता रखते हैं। अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो उसमें बीच में समुच्चय बोधक आ जाता है और, ठीक है। सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, इस तरह से ये आप सारे उदाहरण इसमें देख सकते हैं। ये आपका लव कुश, चाय कॉफ़ी, ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है, द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अब बच्चों हम इसके याद रखने योग्य ये 3 पॉइंट हैं, जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहा जाता है। सेकंड नंबर पे है समास के 4 भेद हैं, और थर्ड नंबर पे है तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं।
तो अब हम लोग इसके एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, अभ्यास करें। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन आंसर है। इसमें समास किसे कहते हैं, तो आप कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, इसी पेज पे आप याद रखने योग्य बातों में जो फर्स्ट पॉइंट है परस्पर संबंध रखने वाला, ये वाला जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, ये आप आंसर नंबर 1 में लिखेंगे। फिर समास विग्रह किसे कहा जाता है, तो उसके लिए आपको पेज, इसके फर्स्ट पेज पे आना पड़ेगा। इसी पाठ का जो ये फर्स्ट पेज है बच्चों, यहाँ पे आना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इन्होंने ये देखिए थर्ड लाइन में, पाठ की थर्ड लाइन, समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं, जैसे राह खर्च। यहाँ पे इन्होंने उदाहरण भी दिया है। तो ये लाइन आप इसके आंसर नंबर 2 में लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे बच्चों, आंसर नंबर 2 में। अब आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, समस्त पद से आपका क्या अभिप्राय है, तो आप वहीं पे पहुँच जाइए। कहाँ पे, फर्स्ट पेज पर, समस्त पद उसी के पास ही है। देखिए ये रहा आपका समस्त पद, समास की सेकंड लाइन देखिए, पाठ की सेकंड लाइन, स्टार्टिंग सेकंड लाइन आप देखेंगे, समास की प्रक्रिया से जो शब्द बनते हैं उन्हें समस्त पद कहते हैं, जैसे महादेव, ग्रामग्रत आदि। ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया, सेकंड लाइन, स्टार्टिंग सेकंड लाइन, ठीक है। ये आंसर नंबर 3 हो गया अब आपका। और हम पहुंचते हैं आंसर नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसके विग्रह करने पर क्या परिवर्तन आता है, तो आप तत्पुरुष समास पे आ जाइए। फर्स्ट पेज के यहाँ पे देखिए, ये तत्पुरुष समास की डेफिनेशन है और इसके विग्रह करने पर ये विभक्ति का लोप हो जाता है। ये उसी के नीचे लाइन में लिखा है। ये आपका आंसर हो गया 4। अब आप इसके अंतर स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, आप कर्मधारय समास की डेफिनेशन लिखेंगे उदाहरण, और बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन और उदाहरण लिख देंगे, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। सेम चीज़ आपको द्विग में और बहुव्रीहि में भी करना है। द्विग की डेफिनेशन लिखेंगे, बहुव्रीहि की डेफिनेशन लिखेंगे और दोनों के एक एक दो दो उदाहरण लिख देंगे, इनका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन आप बीच में लाइन खींच के और एक तरफ कर्मधारय की हेडिंग डालेंगे, एक तरफ बहुव्रीहि की हेडिंग डालेंगे, ऐसे करेंगे ताकि आपका आंसर प्रॉपर कंप्लीट दिखाई दे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 पे क्या है, हमें समास विग्रह करना है। यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए, समस्त पद दिए हुए हैं, इन समस्त पद का हमें विग्रह करना है। तो देखिए, दाल रोटी, दाल और रोटी, आमरण, आ प्लस मरण, ठीक है। फिर चौमासा, 4 मास का समूह। आमरण का बच्चों मरने तक भी ये होगा, आ प्लस मरण, ये अव्ययी भाव समास है, अर्थात मरने तक। चौमासा, 4 मास का समूह। नाक और कान, विद्याहीन, विद्या से हीन, तत्पुरुष समास है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात बहुव्रीहि समास, रावण, ठीक है। और फिर आप यहाँ ये प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ठीक है। फिर आप कहा गया हथकड़ी, हाथों की कड़ी, ये तत्पुरुष है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये भी तत्पुरुष है। और रोग मुक्ति, रोग से मुक्ति, ये भी आपका तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ पे समास के नाम भी हमने लिख रखे हैं, आप एक्सरसाइज में पूरा ऐसे करके देख सकते हैं। देखिए, पहला वाला द्वंद्व है, दूसरा अव्ययी है, फिर द्विग है, द्वंद्व है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी, तत्पुरुष, 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 ठीक है। तो ये आपका हो गया लेसन नंबर 7। हम बच्चों हम इसी वीडियो में आपको लेसन नंबर 8 भी कराएंगे। लेसन नंबर 8 का नाम है संज्ञा। संज्ञा भी ऑलरेडी आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है, 5th में भी पढ़ा है, लेकिन अब हम जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाते हैं बच्चों, तो हम और उसको ज़रा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो देखिए संज्ञा क्या होता है। सबसे पहले हम संज्ञा जान लेते हैं। आप येलो चार्ट में फोकस करेंगे। संज्ञा, जिस शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जाति अथवा गुण, अवस्था, भाव का नाम पता चले,
वो संज्ञा कहलाता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब आता है सेकंड पॉइंट, क्या आता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। अब हम इसकी डिटेल्स जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का बोध कराता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे ताजमहल, आगरा। ताजमहल एक किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम बता रहा है और आगरा एक पर्टिकुलर शहर का नाम बता रहा है, तो ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक है। रामायण एक ग्रंथ का नाम बता रहा है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार सरदार पटेल एक महान व्यक्ति का नाम बता रहा है पर्टिकुलर, इसलिए वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम पहुँचते हैं सेकंड पॉइंट पे, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है बच्चों, जिससे किसी एक प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का पता चले, वो जातिवाचक होता है। मतलब एक किसी ग्रुप को इंगित कर रहा है, एक प्रकार की चीज़ों को इंगित कर रहा है। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है, यहाँ पे माली का नाम नहीं है। माली पूरी एक वो होती है, ग्रुप होता है, एक समूह होता है, तो उसमें माली कहा है, तो ये जातिवाचक हो गई। पौधों को, पौधे का भी नाम नहीं है, पौधों कह दिया, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। पक्षी उड़ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पक्षी का नाम नहीं दिया, जैसे कौआ, तोता है, ऐसे, तो ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब बच्चों आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर कह रहे हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, ध्यान से देखिए। वे शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, स्थिति, कर्म, स्वास्थ्य और भाव आदि का बोध कराते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा है, बूढ़ा भी संज्ञा है, लेकिन बूढ़ा से हमें उसकी दशा दिखानी है, तो हमने दिखाया बुढ़ापा, बनाया शब्द। बुढ़ापा कष्ट देता है, ठीक है। इसी तरह बचपन, बच्चा हमें दिखाना है, बच्चे का भाव और दशा दिखानी है, तो बचपन हो गया। ये शब्द आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों हम द्रव्यवाचक पे पहुंच जाते हैं, फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। वह शब्द जो किसी पदार्थ, द्रव्य, धातु का बोध कराता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शुद्ध सोने की अंगूठी, सोना जो है ये धातु है, इसलिए ये द्रव्यवाचक के अंदर आता है। जितने भी धातुएं हैं ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। आप उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे यह चांदी का हार है। मिट्टी, अब आप कहेंगे मिट्टी तो धातु नहीं है, लेकिन मिट्टी भी क्या है, एक द्रव्य है, तो इसलिए यह आपका खनिज है, इसलिए ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। समूहवाचक संज्ञा, समूह नाम से ही आप समझ सकते हैं बच्चों, वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण में, मैदान में सभा हो रही है। मैदान में सभा, सभा एक किसी समूह को कहा जाता है, तो यहाँ पे सभा शब्द जो है ये समूहवाचक है। इसी प्रकार सेना का दल, पैदल, दल जो है एक समूह को इंगित करता है, इसलिए ये भी एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से कक्षा है। अब बच्चों यहाँ पे एक चार्ट आता है, इस चार्ट में भाववाचक संज्ञाएं बनाने की विधियाँ दिखाई हैं इन्होंने, कैसे किस शब्द से, कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक बनते हैं, और भी सर्वनाम से कैसे बनते हैं, और आपका ये सब इसमें यहाँ पर दिया गया है। तो जातिवाचक संज्ञा के से आप देख सकते हैं, जैसे भाई, भाईचारा, मनुष्य, मनुष्यता, सज्जन, सज्जनता, लुटेरा, इस तरह के ये शब्द ये आपको पढ़ने का है। व्यक्ति, व्यक्तित्व, मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता, युवक, यौवन, जो ये सब आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ये आपका चार्ट जैसे हमने बताया, और सर्वनाम से अपना, अपनत्व, पराया, परायापन, निज, निजता, इस तरह से आप ये चार्ट में रीड करके, और फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। इस पे भी बच्चों यही चार्ट है, कौन सा विशेषण से किस प्रकार से भाववाचक बनेंगे। आप देख सकते हैं कि विशेषण से किस प्रकार भाववाचक बना है, जैसे पापी का पाप, हरा का हरियाली, और लंबा, लंबाई, इस तरह से युवा, यौवन, साफ सफाई, प्यासा, प्यास, इस तरह से नीचे आ जाइए तो यहाँ पर क्रिया से किस तरह से बनते हैं ये आपको दिखाया गया है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए जाते हैं, जलना, जलन, बचाना, बचाव, और सजाना, सजावट, मारना, मार, हंसना, हंसी, ये सब आपके क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं।
अब आप इस पे 5th पे आ जाएंगे। देखिए, अव्ययों से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये अव्यय हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, जैसे आगे पीछे, आगा पीछा, धिक धिक्कार, निकट निकटता। तो ये हम आपको पूरा चार्ट दिखाते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। आप नेक्स्ट कॉलम आप देखेंगे, समीप समीपता, शीघ्र शीघ्रता, दूर दूरी। ठीक है, तो ये आपका पूरा चार्ट इस पेज पर आ गया। नीचे यहाँ पे आपको देखिए, आप हेडिंग दिया हुआ है याद रखने योग्य बातें। याद रखने योग्य क्या बातें हैं वो आपको ध्यान से देखना है। प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे मेन पॉइंट क्या बताया कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, 5 भेद होते हैं संज्ञा के। फिर इन्होंने बताया है कि भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। वो 5 प्रकार के कौन से शब्द हैं अभी आपने देख लिया। वो शब्द थे जातिवाचक थे, और सर्वनाम थे, विशेषण हैं, क्रिया हैं, अव्यय हैं। इन सब से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब हम नेक्स्ट पेज, एक्सरसाइज के पेज पे आ जाते हैं बच्चों, और आप इस पे फोकस करेंगे। देखिए, सो लेट मी स्टार्ट दैट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइए। हमें उदाहरण देके समझाना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप अभी इसमें देखा था आपने, यहाँ याद करने योग्य जो चीज़ें हैं, इसमें भी ये फर्स्ट लाइन जो है ये आपका संज्ञा किसे कहते हैं, और इसमें आप उदाहरण 1-2 नाम लिख देंगे किसी जगह का और किसी व्यक्ति वस्तु का। तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर बच्चों आपका आंसर नंबर सेकंड, संज्ञा के कितने भेद हैं प्रत्येक का नाम लिखिए। तो आप फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। फर्स्ट पेज पे आप आइए, देखिए येलो चार्ट के नीचे आप आंसर नंबर 2, येलो चार्ट वाला बच्चों आप आंसर नंबर 1 लिख सकते हैं। ये देखिए आंसर नंबर 1 हमने डाल दिया है, और आंसर नंबर 2 उसी के जस्ट नीचे संज्ञा के भेद। ये 5 भेद के नाम हैं। आपको संज्ञा के 5 भेद निम्नलिखित हैं, लिखकर 5 के नाम आपको लिख देने हैं 1 2 3 4 करके। ठीक है, फिर आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संज्ञा के भेदों के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट पेज पर ही आ जाएंगे। ये संज्ञा के जो 5 भेद हैं इनका यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया गया है, फर्स्ट पेज पे भी है और सेकंड पेज पे भी है। तो आप इनकी डेफिनेशन नहीं लिखने हैं, इनके जो नीचे उदाहरण दिए हैं, जैसे इसमें व्यक्तिवाचक का ताजमहल आगरा में स्थित है, एक उदाहरण ये हो गया। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, 2-2 उदाहरण मांगे हैं। तो आप व्यक्तिवाचक हेडिंग डालेंगे और 2 उदाहरण लिख देंगे, जातिवाचक हेडिंग डालेंगे, 2 सेंटेंस इसके उदाहरण में लिख देंगे। ऐसे ही आप भाववाचक का, द्रव्यवाचक का और समूहवाचक का 5 के नाम लिख के उनके सामने इनमें से ही 2-2 उदाहरण लिख देंगे। ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। आंसर नंबर 4 में बच्चों इन्होंने कहा है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का अंतर स्पष्ट करना है। तो हमें क्या करना है, बीच में लाइन खींच के एक तरफ व्यक्तिवाचक संज्ञा हेडिंग डालेंगे और एक तरफ भाववाचक संज्ञा हेडिंग डालेंगे, और दोनों की डेफिनेशन और दोनों के उदाहरण लिख देंगे जो आपका फर्स्ट पेज पर है। देखिए ये व्यक्तिवाचक हो गया, ये व्यक्तिवाचक है, इसकी डेफिनेशन ये लिखेंगे और इसके 2 उदाहरण लिख देंगे, और इधर से भाववाचक ये है ऊपर सबसे, भाववाचक की ये डेफिनेशन है। ये भाववाचक संज्ञा हेडिंग डालकर इसकी डेफिनेशन लिख के और इसके 2 उदाहरण लिख देंगे। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अब आपका आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है बच्चों। तो देखिए, शिशु से शैशव बनेगा, भूलना से भुलक्कड़। ये यहाँ पे बच्चों सबकी बुक में हार शब्द लिखा है, जबकि हारना होना चाहिए, क्योंकि हार तो स्वयं भाववाचक है, तो हारना शब्द होगा शायद ये, इसलिए हार। अगर हार है तो आप हार का हार ही लिखिए, भाववाचक हार ही होगा। बंधु का बंधुत्व, मम का ममता और ममत्व दोनों हो सकता है। लिखना लिखावट, फुर्तीला फुर्ती फुर्तीलापन, कवि कवित्व और कविता, और सफ़ेद सफ़ेदी, बुरा बुराई। ये आपका भाववाचक संज्ञा बना दिया। अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक चार्ट दिया है, मीन्स शब्द समूह दिए हैं इन्होंने, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है, छांटना है
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इन तीनों को छांट के हमें तीनों को कॉलम में लिखना है। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम होंगे, आपको पता है, तो इसमें गीता, ताजमहल, हिमालय और आकाश, ये तो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। जातिवाचक में नदी, पुस्तक, जवान, गाय, घोड़ा, नगर, दल, ये सब आपके जातिवाचक में आएंगे। और भाववाचक संज्ञा में यौवन, हरियाली, कटुता, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा में आ गए। अब नीचे क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने 4th में इन्होंने हमें बताया है कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द को छाटिए और उनके भेद के नाम लिखिए। तो रमन मीठे फल खाता है, इसमें रमन है संज्ञा और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रमन हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे। सेकंड में है मनुष्य जवानी से ही चंचल है, तो यहाँ पे जवानी आ गया। जवानी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है। खेतों में हरियाली को देखकर मन प्रसन्न होता है, यहाँ पे खेतों भी संज्ञा है, हरियाली भी संज्ञा है। तो खेतों तो बच्चों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी और हरियाली जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका संज्ञा पाठ भी कंप्लीट हो गया बच्चों, पूरा हो गया। अब आप इसको वीडियो में से देख देख के अच्छे से पढ़ के, और आप इसके ये जो एक्सरसाइज हैं और क्वेश्चन के आंसर्स जो हमने आपको बताए हैं, ये सब आप कॉपी में प्रॉपर लिख लेंगे। आपका 5 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो सभी बच्चे ये अपनी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। I hope you all will be prepared proper.